Welcome back, students. Let's go ahead. Now we'll talk about acquired immunity. Last video we talked about types of immunity, innate immunity and acquired immunity. So I just gave a brief introduction about what innate immunity was, and then we started with acquired immunity. In this video we'll talk about acquired immunity, जिसको adaptive immunity भी बोलते हैं या non या specific immunity. I told you about the characteristics और features of the acquired immunity. अभी जो acquired immunity होता है दो चीज़ों से दी जाती है, बीटा लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स से। बीटा लिम्फोसाइट्स जो होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो उसे बोलते हैं उस टाइप के एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो बीटा लिम्फोसाइट्स के कारण होता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम AMIS या ह्यूमोरल इम्यूनिटी HI। टी सेल्स के कारण जो मिलता है दैट इज़ कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम CMIS और CMI। ठीक है, अब सबसे पहले बिफोर वी गेट इनटू व्हाट ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज़ और व्हाट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़, विल फर्स्ट सी हाउ B cells and T cells are formed in the body. I'll show you one flow chart this way. See this one. हमारा बोन मैरो होता है, वी नो दैट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। B cells T cells आर ऑल्सो ब्लड सेल्स। तो ये सपोज करो ये बोन मैरो है, ऊपर आप देख रहे हो। दिस इज लॉट्स ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स विच कैन डिफ्रेंशिएट इनटू मेनी अदर टाइप ऑफ सेल्स। तो इसके अंदर एक स्टेम सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। नाम ही है प्लूरीपोटेंट। प्लूरी मीन्स प्लूरल, बहुत सारे टाइप्स के स्टेम सेल्स में वो कन्वर्ट हो सकता है। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है दो टाइप के सेल्स बनाता है। कौन कौन से? एक होता है माइलोइड और दूसरा लिम्फोइड। ये जो माइलोइड होता है ये स्टेम सेल बनाता है WBC एंड RBC एंड प्लेटलेट्स। तो हम उसकी बात यहाँ पे कर नहीं रहे, बात कर रहे हैं किसकी? लिम्फोइड स्टेम सेल की, जो बनाता है B cells एंड T cells। तो यहाँ से जो माइलोइड आप देख रहे हो, माइलोइड स्टेम सेल दैट विल फर्दर गो एंड फॉर्म्स RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। तो हमारा डिस्कशन नहीं है, विल कंटिन्यू दिस साइड लिम्फोइड स्टेम सेल। अब जो नाम ही है लिम्फोइड, मतलब वो लिम्फोइड सेल्स बनाता है। लिम्फोइड स्टेम सेल 3 सेल्स बनाता है, B cell दैट प्रीमैच्योर B cell, प्रीमैच्योर T cells एंड NK सेल, मतलब नेचुरल किलर सेल्स, जो हम पहले डिस्कस किए थे। ठीक है, अब B cells जो होते हैं, ठीक है, ये लिम्फ ऑर्गन्स में चले जाते हैं, गट वगैरह में। ठीक है, जो आप देख रहे हो मैमल्स में। और एक होता है बर्सा इन बर्ड्स। बर्सा जो होता है, जो बोन वगैरह होता है बर्ड्स वगैरह का, उसके नीचे एक थैली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड बर्सा। तो वहाँ पे प्री मैच्योर्ड मतलब इमैच्योर्ड B cell मूव करता है और वहाँ पे मैच्योर्ड हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड B cell। ठीक है, उसी तरीके से जो प्री मैच्योर T cells होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं, वो चले जाते हैं थाइमस में, जो हमारे गले में होता है, और वहाँ पे मैच्योर्ड करके कहलाते हैं T cell। चूँकि ये थाइमस में मैच्योर होता है तो थाइमस के T पे ही उसका नाम पड़ गया है T cell, और ये बर्सा में होता है तो इसके नाम पे बन गया B cell। ठीक है, अभी B cells जो होते हैं यही प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो इसी कारण B cell के कारण जो इम्यूनिटी होता है उसे बोला जाता है एंटीबॉडी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। लास्ट में आप देख रहे हो HUMORL। और T cells जो होते हैं ये सेल्स डायरेक्टली एक्ट करते हैं और पैथोजेंस को किल करते हैं, तो इसको बोला जाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अभी B cells जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक प्लाज्मा सेल्स और दूसरा मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह आया उसको देखते ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और मार देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल होता है वो जो मैं थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में आपको बताया था। क्या होता है? सम प्लाज्मा सेल्स जब वो फॉरेन एजेंट आता है, व्हेन दे किल देम दे रिमेंबर कि मैंने क्या किया था। नेक्स्ट टाइम दे अटैक तो वो ईज़िली उसको रिकॉग्नाइज करके और बॉडी को बचा लेते हैं। तो दोज काइंड ऑफ प्लाज्मा सेल्स विच रिमेंबर and they are stored and they get activated when there is second attack, they are called memory cells। नाम ही है मेमोरी, वो याद रखता है चीज़ों को। और उसी तरीके से T cells जो होते हैं ये भी 3 टाइप का होता है। साइटोटॉक्सिक T cell, साइटोटॉक्सिक जो एक्चुअली में फॉरेन एजेंट्स को अटैक करेगा, टॉक्सिक है उसके लिए मार देता है। हेल्पर T cells
साइटोटॉक्सिक को हेल्प करता है, ठीक है। और मेमोरी टी सेल सेम बी सेल की तरह, ये भी साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है उसी का कुछ सेल्स जो बैक्टीरिया वगैरह से फाइट किए हैं, दे आर स्टोर्ड एज मेमोरी सेल्स। तो याद रखते हैं कि मुझे क्या करना है जब दोबारा अटैक होगा। तो और चूँकि ये सेल्स ही डायरेक्टली एक्ट करते हैं, कोई केमिकल रिलीज़ नहीं करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और बी सेल जो होता है, प्लाज्मा सेल्स क्या सेक्रेट करते हैं, एंटीबॉडीज, सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज गिवन बाय बी सेल्स, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज गिवन बाय बी सेल्स। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और डिस्कशन करूँगा, सीधे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे नहीं जाएंगे। अब भी मैं जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। वर्ड इसमें आप देखते हो क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड या ह्यूमर इम्यून सिस्टम, ठीक है। ह्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स या ह्यूमर इम्यून सिस्टम। ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या है, एंटीबॉडीज़ है। बीटा लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। चूँकि यहाँ पे टी सेल्स का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अब होता क्या है, व्हेन देयर इज़ अटैक ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एनीथिंग, ठीक है, तो उनके सरफेस पे कुछ प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। उसी एंटीजेंस के अगेंस्ट में जो बी सेल्स होते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हेन दिस एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड, दे अटैक द एंटीजन प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल और वायरस सेल्स, उसके साथ वो फाइट करते हैं एंड दे किल देम। तो सच बी सेल्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आर कॉल्ड प्लाज्मा बी सेल्स, ठीक है। और इफेक्टर बी, इफेक्ट करते हैं बी, अपना एक्शन का काम है, इफेक्टिव एक्शन, तो दे आर कॉल्ड प्लाज्मा बी सेल्स और इफेक्टर बी सेल्स, ठीक है। आफ्टर द बैक्टीरिया और द वायरस और एनी अदर पैथोजन हैज़ बीन किल्ड, some of these plasma cells are stored in the body as memory cells or primed cells. They have the function, they remember that they had done this action, and when there is second attack they remember कि उन्हें क्या करना है। So उस समय इम्यून रिस्पॉन्स और अच्छा होता है। तो दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड। दूसरा क्या है, सेल मेडिएटेड। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिसिटी किसके कारण होता है, टी सेल्स के कारण होता है, ठीक है। अब टी सेल्स जो होते हैं 2 काम करते हैं, एक इफेक्टर काम मतलब मारने का काम, और दूसरा रेगुलेट भी करते हैं चीज़ों को वो। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख रहे थे ना ब्लड सेल्स वगैरह बन रहे हैं, माइलोइड और लिम्फोइड। तो बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, खास करके ये इम्यून सेल्स का, कौन सा, बी सेल्स एंड टी सेल्स, इस प्रोसेस को बोला जाता है हीमेटोपोइएसिस, ठीक है। HEMATOPOIESIS, हेमेटोपोइएसिस बोलते हैं। टर्म याद रखना, पूछा जाता है। तो लेट्स डिस्कस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसके कारण होता है, टी सेल्स के कारण होता है। इसमें सबसे पहले आता है कौन सा, मान लो 2-3 हमने देखा, जैसे हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड मेमोरी सेल। एक और होता है सप्रेशर और रेगुलेटरी टी सेल। मैं सबसे पहले बात करूँगा साइटोटॉक्सिक टी सेल का, कैसे करना। देखो नाम ही है साइटोटॉक्सिक, वो टॉक्सिन रिलीज़ करता है और किल कर देता है पैथोजन को। नेक्स्ट फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो सेंटर में जो बड़ा सा आप देख रहे हो, दैट इज़ फॉरेन सेल, मतलब बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो है। उसके सरफेस पे देखो डॉट डॉट है, ठीक है, ये सब सेल में देखो डॉट डॉट वगैरह है। तो उस वो क्या है, उसका एंटीजन है, ठीक है। अब जो ये छोटे छोटे देख रहे हो 3-4 बड़े वाले पे से अटैच है, दैट इज़ साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसको हम किलर टी सेल्स ही बोलते हैं। दे हैव एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस एंड विद देयर एंटीजन रिसेप्टर दे रिकॉग्नाइज द एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन फॉरेन सेल, और फिर से वो उससे बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद दे सिक्रीट सम होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स कॉल्ड परफोरिन्स। वही परफोरिन्स जो होता है इस बैक्टीरियल सेल या जो कुछ भी होगा उसके अंदर होल्स क्रिएट कर देता है, जिसके कारण जितने भी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, वाटर होता है, वो फॉरेन सेल के अंदर घुस जाएगा। फिर अगेन उसके अंदर स्वेलिंग होगा एंड दैट बर्स्ट्स। तो चूँकि ये किल करने का काम करता है, इसी कारण इसको साइटोटॉक्सिक या किलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा टी सेल लिम्फोसाइट्स का क्या, हेल्पर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स नाम ही है, द हेल्प
बी सेल्स ऑल्सो एंड टी सेल्स ऑल्सो टू कैरी आउट देयर फंक्शंस, ठीक है, नाम ही है हेल्पर टी सेल। तीसरा है मेमोरी टी सेल। तो मेमोरी टी सेल्स क्या होता है, इस तरीके से प्लाज्मा सेल्स किस में कन्वर्ट हुआ था, मेमोरी सेल्स में, एंटीबॉडी के लिए। उसी तरीके से मेमोरी टी सेल्स कौन से होते हैं, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ये जो अभी यहाँ पे आपने देखा किसी बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट में काम किए थे, सम ऑफ देम आर स्टोर्ड एज मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पे ये मेमोरी टी सेल्स कोई भी रोल अप्लाई कर लेते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल का, हेल्पर टी सेल्स का, या सप्रेसर टी सेल्स का, या फिर और ज़्यादा मेमोरी टी सेल बना देते हैं। और चौथा टी सेल जो होता है दैट इज़ रेगुलेटरी और सप्रेशर टी सेल्स। नाम ही है सप्रेशर, मतलब अगर मान लो टी सेल ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, हमारे अपने इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया, तो दैट टाइम दे बिकम एक्टिवेटेड सप्रेशर टी सेल्स एंड दे कंट्रोल द फंक्शन ऑफ टी सेल्स, सो दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी और सप्रेशर टी सेल्स। ओके, तो दिस इज़ अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप, एक एंटीबॉडी के कारण, दूसरा टी सेल के कारण, दैट इज साइटोटॉक्सिक एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, नाउ दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ ये। अब हम बोलेंगे अभी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, ठीक है, जो अब पढ़े एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एक्टिव और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, नाम ही है एक्टिव, हमारी जो बॉडी है खुद एक्टिव होती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में और वैक्सीनेशन के अगेंस्ट में, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा स्लो होता है क्योंकि बॉडी को खुद काम करना है, तो दिस एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू फॉर्म एंटीबॉडीज़। अभी जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है ये भी दो टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है, सपोज़ करो आपको स्मॉल पॉक्स, मेजल, मम्स वगैरह कभी हुआ था, तो बॉडी क्या है खुद उसके अगेंस्ट में काम करती है और एंटीबॉडी बनाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब इस समय हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इन्फेक्शन से बचने के लिए हम बॉडी के अंदर वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन के कारण जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। होता क्या है, वैक्सीन्स दे आर सिमिलर टू द पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, लेकिन उसके अंदर ये डिजीज़ करने की कैपेसिटी नहीं होती है, कुछ चीज़ें उसके अंदर चेंज की जाती है ताकि वो जाकर डिजीज़ ना करे। अभी दो तरीके होते हैं, एक होता है किल्ड वैक्सीन, दूसरा होता है लाइव वैक्सीन। लाइव मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्शन करता है उसी को थोड़ा सा डीएक्टिवेट करके जिंदा बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइव वैक्सीन। दूसरा होता है किल्ड वैक्सीन, मतलब जिसके कारण बीमारियां होती है उस वायरस बैक्टीरिया को मार दिया जाता है और उसको फिर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड किल्ड वैक्सीन। ट्यूबरक्लोसिस के लिए जैसे BCG वैक्सीन दिया जाता है, बैसिलस कामाटगुएरिन वैक्सीन, दैट इज़ लाइव वैक्सीन। और एक एंटेरिक फीवर मतलब टाइफाइड के लिए TAB वैक्सीन दिया जाता है, दैट इज़ किल्ड वैक्सीन। वायरस के लिए अगेन जो आप ये पुराने टाइम पे सेविन वैक्सीन दिया जाता था, ठीक है, पोलियो के लिए, सो दैट इज़ लाइव वैक्सीन। और किल्ड साल्क वैक्सीन जो होता है पोलियो के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, यहाँ पे हम बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस करती है, बल्कि हम एंटीबॉडी ही डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। सो व्हेन एंटीबॉडीज़, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड इनटू पर्सन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये भी दो टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपको याद होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हम पढ़ रहे थे, प्लासेंटा के थ्रू मदर से क्या होता है, ब्लड पास करता है फीटस में, तो चूँकि ब्लड में ही एंटीबॉडीज़ वगैरह होते हैं तो वो क्या हो जाता है, एंटीबॉडीज़ भी पास कर जाता है प्लासेंटा से मदर से चाइल्ड की तरह, तो उसको भी अंदर भी इम्यूनिटी आ जाती है। कौन सा इम्यूनिटी पास करता है एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन G, IgG इज़ ए टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। और जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये IgG, IG बोलते एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है I g, और ये 4-5 टाइप के होते हैं, तो उसी में G टाइप का जो होता है एंटीबॉडी वही जो है सिर्फ प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, बाकी कोई प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। सो दिस IgG गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू
फीटस थ्रू प्लासेंटा। तो ये एक तरीके का नेचुरल पैसिव एंट्री बॉडी के, किसके बॉडी के अंदर, फीटस के बॉडी के अंदर डायरेक्टली चला गया क्या, एंटीबॉडी। तो इसे बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। उसी तरीके से मदर का मिल्क जो होता है उसके अंदर IgA ज़्यादा होता है। तो जब बच्चा मिल्क फीड करता है मदर से मिल्क, तो भी उसके थ्रू क्या चला गया, IgA चला गया। तो दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी एंटीबॉडी हम आर्टिफिशियली ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब इंजेक्शन वगैरह से। जैसे सपोज़ करो हमें कभी चोट वोट लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं। सो दैट इज़ ATS, एंटी टेटनस सीरम। यहाँ पर नेचुरली हमसे नहीं हो रहा, हम आर्टिफिशियल इंजेक्शन वगैरह के थ्रू हमें लेते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव। दिया वही है, एंटीबॉडी ही दिया, लेकिन दिस बार नेचुरली नहीं हुआ बॉडी के अंदर, जैसे मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, उस तरीके से नहीं हुआ, हमने इंजेक्ट किया है उसे। ATS जो इंजेक्शन मिलता है 20-25 रुपये का, चोट वगैरह लगती है तो हम लोग एंटी टेटनस सीरम लेते हैं इंजेक्शन, तो उसे ही बोला जाता है AT। उसी तरीके से डिप्थीरिया के अगेंस्ट में ADS दिया जाता है, एंटी डिप्थीरिया सीरम। तो ये सब क्या होता है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स। बिफोर वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी विल टॉक अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब जब हमारे बॉडी के अंदर वैक्सीन या कुछ भी जब देते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे बॉडी देता है। इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप का होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे सपोज़ करो आपने कोरोना की वैक्सीन ली, तो वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा, इम्यून का बॉडी एक्टिव होता है, इम्यूनिटी, तो बॉडी रिस्पॉन्स करेगा। तो दो इस फेज में करता है। जैसे ही आप एंटीजन या एंटीबॉडी जो कुछ भी है या इन्फेक्शन है उसके कांटेक्ट में आते हो, तो धीरे धीरे, अब इन्फेक्शन हो चुका है तो बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। तो ये धीरे धीरे पहले बॉडी काम करता है, एकाएक नहीं करता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है पहचानने में भी कि इन्फेक्शन हुआ है। तो देयर इज ए स्लो राइज इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, इन द बॉडी आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। इसी को बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। मैं आपको दिखाता हूँ एक फिगर, ये वाला देखिए, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहला एक्सपोजर हुआ, नीचे देखो लिखा हुआ है फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन। एंटीजन मतलब जो प्रोटीन बैक्टीरिया वायरस के वगैरह पर शरीर पे होता है, या फिर आपने वैक्सीन लिया है तो। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स जो होता है जनरली धीरे धीरे आता है, लगभग 20 से 28 दिन का समय होता है। और 14वें-15वें दिन पे एकाएक थोड़ा आके ये बढ़ता है, किस चीज़ का, एंटीबॉडी का नंबर बढ़ता है। आप देख सकते हो 14वें दिन पे एंटीबॉडीज़ बढ़ रहे हैं। आप देखते हो इसी कारण जो कोरोना वगैरह का भी चला जा रहा है, उसमें बोला गया है कि मिनिमम 28 दिन का गैप देना है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स बनने में ही, पहली बार जो आपने इंजेक्शन लिया उसमें ही एंटीबॉडीज़ सफिशिएंट अमाउंट में बनने में, देखो यहाँ पे लगा हुआ है सेकेंडरी एक्सपोजर 28वें दिन पे किया जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। उसमें भी देखो सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी बनता है, इम्यूनोग्लोबिन M बनता है, IgM। ये देखो IgM है ना, छोटा वाला लाइन, तो इसमें देखो कौन सा छोटा वाला लाइन है, ये वाला है। तो सबसे पहले IgM बनता है, उसके बाद IgG बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर दोनों जब बन जाते हैं 14वें-15वें दिन मैक्सिमम, तो धीरे धीरे फिर फ्लैट हो जाता है, मतलब उनका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब ये एंटीबॉडी बन गए, मतलब B सेल्स हमारी बॉडी में एक्टिव हो गए, तो अब कुछ B सेल्स जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी में। ठीक है, उसके बाद सपोज़ करो फिर से नया एनकाउंटर हुआ, सेकंड एक्सपोजर अगर हो गया, फिर से बैक्टीरिया वगैरह घुस गए, या आपने इन्फेक्शन का वैक्सीनेशन का सेकंड डोज ले लिया, तो उसको बोलते हैं क्या, बूस्टर रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, बूस्टर, मतलब अब बूस्ट करेगा वो, अब एकाएक बहुत तेज़ी में बढ़ेगा किस चीज़ का, इम्यूनोग्लोबिन का नंबर। पहले में क्या हुआ था, आपने देखा सबसे पहले IgM बढ़ा था, फिर IgG बढ़ा था, लेकिन जो जैसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है IgM का नंबर देखो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन IgG आप देखोगे इसका पीक बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि दैट इज़ द मेन
एंटीबॉडी जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो उसका नंबर अब 23, जैसे ही सेकंड एक्सपोजर होता है या फिर सेकंड वैक्सीनेशन आप ले लेते हो 28-30 दिन जो भी गैप दिया जाएगा, तो फिर अब बहुत अच्छे से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी इज़ नाउ कम्प्लीटली रेडी कि अगर फिर से एक्सपोजर वगैरह हुआ तो वो किल कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो हमारा कोरोना वगैरह जो चल रहा है वो भी ऐसे ही आप देखोगे 28 डेज़ बोला गया है। जो कोविशील्ड है उसके लिए 28 डेज़ का गैप बोला गया है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स उसका जो पहली बार आपने लिया है उसको बनने में ही 25-28 दिन का समय लगता है, एंटीबॉडी बनाने में ही। ठीक है। सो ये दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ एंटीजन और वैक्सीनेशन, एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स एट द सेकेंड कॉन्टैक्ट और सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ द ये। प्राइमरी रिस्पॉन्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिल्ड द इम्यूनिटी, पहले 28 दिन लग जाता है बनाने में इम्यूनिटी, और लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? फास्ट होता है, रैपिड होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है बनने के बाद फिर डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स लंबे समय तक के लिए रहता है क्योंकि वो मेमोरी सेल्स वगैरह बनाता है। ठीक है। छोटे मोटे चीज़ें जैसे हम बार बार एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन क्या होता है? एंटीजेंस आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजेंस एंड विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनसाइड द बॉडी। ठीक है। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ एंटीजेंस वगैरह में क्या क्या होता है। जैसे ये देखो एक एंटीजन है ये, ठीक है। तो इसके एंटीजन पे कुछ यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर्स होंगे जिसके ऊपर एंटीबॉडी आके बाइंड करते हैं, तो ऐसे उसको बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं एपिटोप्स, यहाँ पे देखो एपिटोप्स, एंटीजन डिटर्मिनेंट्स। ये क्या होता है? दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर स्पेसिफिक, मतलब ये जनरली दो बाइंडिंग साइट्स होता है, देख सकते हो आप, दो ट्रायंगल टाइप का होता है, ये दो ही होता है। तो ये वो साइट होते हैं जिसको एंटीबॉडी कैन रिकॉग्नाइज एंड कम्स एंड बाइंड टू इट। तो एपिटोप्स आर व्हाट? नाम ही है डिटरमाइन, एंटीजन डिटरमिनिंग, मतलब दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन और रिकॉग्नाइज द एंटीजन। ठीक है। तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक एंटीजन पे बहुत सारे एपिटोप मौजूद हो सकते हैं। ठीक है। ये हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज़ को एंटीजन से कंबाइन करने में। एक टर्म होता है हैप्टेंस। ठीक है। हैप्टेंस क्या होता है? ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो खुद तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन उनको जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर दे हो तो वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो सच सेल्स आर कॉल्ड हैप्टेंस, दीज आर द सब्सटेंसेस। ठीक है। तो एंटीजन का एक जनरल स्ट्रक्चर ये होता है, उसके ऊपर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है, एपिटोप्स होता है जिसको एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। तो सबसे पहले सी व्हाट एंटीबॉडीज़, बार बार हम देख ही रहे हैं एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एजेंट्स और एंटीजेंस। ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ के अलावा भी दूसरे इम्यूनोग्लोबिन्स भी होते हैं। ठीक है। ये भी ध्यान रखिए। बनते कहाँ हैं? दे आर फॉर्म्ड, एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, जिसको आप प्लाज्मा सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। मतलब बी लिम्फोसाइट्स से कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में एंड दे ओनली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ व्हेन रिक्वायर्ड। लगभग 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड के स्पीड से वो बनाते हैं। अभी जो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो AM, एक D भी होता है। पहला होता है IgA, IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन, A मतलब इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा, M इम्यूनोग्लोबिन म्यू, IgE इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन, IgG इम्यूनोग्लोबिन गामा, और एक होता है D IgD इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है बॉडी में IgG होता है, अराउंड 80% होता है वो। ठीक है। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इनके बीच में कंपैरिजन है एक्चुअली। इस पे आते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये बता देखो,
IgA-DEM, ठीक है। यहाँ पे देखो IgA जो होता है उसका स्ट्रक्चर डाइमर होता है, मतलब इसमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो, एक जे चेन है और एक सेक्रेटरी कंपोनेंट है। ये वाई सेप्ट होता है और उसको दो कनेक्ट कर रहा है क्या, जे चेन। तो दो मॉलिक्यूल का बना हुआ है तो इसको बोलते हैं डाइमर। उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हो दूसरे डी, ई और जी, ये सब सिंगल वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है, सो दे आर मोनोमर। उसी तरीके से IgM जो होता है दैट इज़ ओनली पेंटामर, मतलब 5 यूनिट का बना होता है, ठीक है। 5 वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैं, सो दे आर कॉल्ड पेंटामर्स। इसका परसेंटेज दिया हुआ मैंने अभी फिर पहले बताया, IgG जो होता है वो 80% मौजूद है, IgM 5 to 10% मौजूद है और IgA 10 से 15% होता है, ठीक है। IgE जो होता है बहुत कम होता है, लेस देन 0.1%। लोकेशन देखो, IgA जो होता है सिक्रेशंस, टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस, इन सब में मौजूद है। IgD जो होता है ब्लड, लिम्फ, इन सब में मौजूद होता है। IgE जो होता है बेसोफिल्स वगैरह, मास्ट सेल्स में, जहाँ पे एलर्जी वाला चीज़ आती है वहाँ पे IgE आता है। उसी तरीके से IgG ये चूँकि ये तो सब जगह ही मौजूद होगा क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट है। और IgM अगेन ब्लड, लिम्फ वगैरह इन सब में मौजूद होता है। नीचे देखो क्या है, प्लासेंटल ट्रांसफ़र, सिर्फ IgG में लिखा हुआ है, यस, मतलब प्लासेंटा को सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन G क्रॉस कर सकता है, बाकी कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। अब ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें आप देखोगे, यहाँ देखो एक बड़ा सा चेन है और एक छोटा सा चेन है, ठीक है। नीचे वाला छोटा है, इसको बोलते हैं लाइट चेन, और जो आगे नीचे तक कंटिन्यू कर रहा है दैट इज कॉल्ड हेवी चेन, ठीक है। तो कितने हेवी चेन है, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। हेवी चेन को H से डिनोट करते हैं, लाइट चेन को L से। तो एक इम्यूनोग्लोबिन को मतलब एंटीबॉडी को H2L2 भी बोलते हैं। 2 हेवी और 2 लाइट चेन, ठीक है। अब आप देखोगे एक हिंज रीजन है, HING, क्या, जहाँ से चीज़ें मुड़ी होती है। हिंज का मतलब क्या होता है, जैसे दरवाज़ा होता है, जहाँ से मुड़ा होता है उसी को बोलते हैं हिंज, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखो, अंदर दोनों हेवी चेन जो है सल्फ़र के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जो सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं उससे कनेक्ट है, उसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फ़र का होता है वो, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, चाहे वो हेवी चेन हो या लाइट चेन हो, ये 2 तरीके के रीजन में डिवाइडेड है, अलग अलग कलर में देखो। जैसे हेवी चेन में देखो ऊपर ब्लैक है नीचे वाइट है, यहाँ पे देख रहे हो लाइट चेन में ऊपर वाइट है और नीचे पिंकिश टाइप का है। तो जो ऊपर का रीजन जो होता है, चाहे हेवी चेन हो या लाइट चेन, उसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन, और नीचे वाले को बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, ठीक है। और सबसे टॉप पे एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब इसी पॉइंट से जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, इसमें देखो अलग अलग शेप है यहाँ पे, मतलब इसी तरीके का एंड ये होगा, यहाँ पे होगा एंटीजन होगा। जैसे ये देखो एंटीजन आया और एंटीबॉडी पे बाइंड कर गया, तो इसी कारण यहाँ पे देख रहे हो ये शेप इसके अंदर ये होल टाइप का बनाया गया, इसी में आके एंटीजन फंस जाता है। वही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाई शेप्ड होता है, 2 हेवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होता है। हर एक हेवी चेन या लाइट चेन के पास एक कांस्टेंट रीजन होता है और एक वेरिएबल रीजन होता है। फिर जो ये आप देख रहे हो हेवी चेन्स जो होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, उससे कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो FAB और FAC। FAB का मतलब होता है, सबसे लास्ट में देखो FAB का मतलब है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और नीचे FC का मतलब है फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, ठीक है। तो ऊपर का रीजन क्या और एंटीबॉडी से बाइंडिंग होता है, इसी कारण उसको बोलता है वो वाला फ्रैगमेंट जो एंटीबॉडी से फ्रैगमेंट एंटीबॉडी, और नीचे वाले को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है, मतलब उसको अगर क्या बोलते हैं लैब वगैरह में क्रिस्टल बनाने का फॉर्म करोगे तो फॉर्म बन जाएगा, और ये एंटीजन से बाइंड नहीं करता है, ऊपर वाला रीजन ही एंटीबॉडी से और ये एंटीजन से बाइंड करता है, ठीक है।
अच्छा, इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है फीकल मैटर से भी बॉडी से बाहर चला जाता है, इसी कारण उसको कॉपरो एंटीबॉडी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कॉपरो एंटीबॉडी। तो बॉडी में सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है? तो IgM, ठीक है। और फीटस जो होता है उसमें तो आपने देखा कि इम्यूनोग्लोबिन जी होता है वो मदर से ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन खुद फीटस के अंदर सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी क्रिएट होता है? IgM ही क्रिएट होता है वहाँ पे भी, ठीक है। मदर के मिल्क से कौन सा एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होता है फीटस में? इम्यूनोग्लोबिन ए ट्रांसफ़र होता है। सो दिस आर वन ऑफ द सम ऑफ द फीचर्स जो हमने यहाँ पे देखा, ये यही चीज़ है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ठीक है। मुझे एक और टर्म डिस्कस करना है, दैट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अब सबसे पहले समझो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता क्या है, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं, नाम ही है देखो मोनोक्लोनल, मतलब किसी एक सोर्स से लिए जाते हैं, ठीक है, और उसको बनाया। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, होता क्या है, मान लो किसी को कोई बीमारी है, खासकर कैंसर वगैरह है, तो उसमें आपने पढ़ा था इम्यूनोथेरेपी वगैरह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो करते क्या है, मान लो कैंसर का ट्रीटमेंट करना, कैंसर सेल्स पे भी ये होता है, एंटीजेंस होते हैं, और उसको एंटीबॉडी से मारना है। तो उसी के अगेंस्ट में सपोज करो एंटीबॉडी बनाना है जो नेचुरली बॉडी में मौजूद नहीं है। तो करते क्या है, कोई माउस वगैरह है, ठीक है, जैसे देखो आप यहाँ पे, उसको हमने एंटीजन से इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एंटीजन से इन्फेक्ट कर दिए तो उसका स्प्लीन वगैरह, उसके बाद उसके स्प्लीन को क्या कर दिया जाता है, काट के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। माउस था, उसको इंजेक्ट किया, उसके अंदर एंटीबॉडी वगैरह शुरू होगा बनना। अब उसके स्प्लीन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसके स्प्लीन को बाहर निकालने के बाद उसका सस्पेंशन बना दिया जाता है, मतलब तोड़ फोड़ करके एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, और उसको मिक्स कर देते हैं कैंसरस सेल से, जिस कैंसर सेल के अगेंस्ट में बनाना है, ठीक है। उसको बोलते हैं माइलोमा सेल्स, मतलब ब्लड कैंसर वगैरह अगर। तो अब दोनों सेल को आपस में, स्प्लीन सेल और माइलोमा सेल्स दोनों को फ्यूज़ करवा दिया हमने, सेल्स फ्यूजन, तो कंबाइंड हो गया, ठीक है। कुछ जो होंगे अनफ्यूज्ड भी होंगे उसके अंदर। अब इसमें क्या है, माइलोमा सेल्स क्या है, कैंसरस सेल्स हैं, तो दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। स्प्लीन सेल्स क्या है, उसके अंदर एंटीबॉडी था, तो दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब स्प्लीन सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, माइलोमा सेल्स डिवीजन का है। तो मतलब अब दोनों का मिक्सचर हो गया, तो दोनों के अंदर क्या हो गया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी प्लस डिवाइड करने की कैपेसिटी दोनों आ गई। एंड कैंसर के कारण, सेल्स के कारण वो डिवाइड करेगा, एक से ज़्यादा नंबर बढ़ाएगा बहुत तेज़ी से, तो एंटीबॉडी का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। उसके बाद अब ये जो मिक्सचर हो गया, इसको मीडियम में रख दिया जाता है। कब, अभी इसको जब अलाउ किया गया है सेल फ्यूज़ करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, कुछ अनफ्यूज्ड सेल्स होंगे और कुछ फ्यूज्ड सेल्स होंगे, ठीक है। तो उसमें से जो हाइब्रिड सेल्स होते हैं, मतलब फ्यूज्ड सेल्स होते हैं, उसको निकाल लिया जाता है, और जो अनफ्यूज्ड सेल्स हैं उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। यही जो हाइब्रिड सेल्स हैं, फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल्स, इनको बोला जाता है हाइब्रिडोमा सेल्स। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा। जब वो क्लोन होता है, मतलब एक से ज़्यादा उनका नंबर बढ़ने लगता है, क्योंकि कैंसर सेल्स हमने किया था तो उनका नंबर बढ़ेगा। क्लोनिंग लिखा हुआ है तो वो अपने आप होता है, क्लोनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैंसर सेल्स डिवाइड वेरी फास्ट। तो फ्यूज्ड सेल्स को ही क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स। अब क्या है, उसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, और नंबर बढ़ रहा है कैंसरस प्रॉपर्टी के कारण। तो अब इन हाइब्रिडोमा सेल्स के कारण जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, उसी को बोला जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। और इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हेपेटाइटिस, कैंसर, रेबीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इन सब के अगेंस्ट में। और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, आप सुनते हो ना, किसी का हार्ट लीवर निकाल के दूसरे में लगाते हो, जब किसी दूसरे के अंदर लगाओगे
देयर आर चांसेस दैट दे विल बी रिजेक्टेड बाय द बॉडी। मतलब फिर क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो उस केस में भी इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज़ करने का, ताकि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो, उसके लिए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर यूज्ड। ठीक है। और लास्ट मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से जैसे एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, ये वाला चीज़, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन कौन सा स्टेप होता है और कैसे एंटीबॉडी एंटीजन को मार देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आप देख रहे हो एंटीजन है, ठीक है, और एंटीबॉडी है। तो सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, उनका रिएक्शन होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन। तो जब फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप इज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन इज सिंपली द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। दूसरा स्टेप होता है ऑप्सोनाइजेशन या एडहेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडी कंबाइन कर गया है किससे, एंटीजन से, मतलब बैक्टीरियल सेल्स वगैरह से। नाउ दिस एंटीबॉडी विल इन्हांस द फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस मीन्स द एबिलिटी टू किल द फॉरेन सेल्स। ठीक है, वो माइक्रोब्स जो होते हैं उसको ससेप्टिबल बना देगा, उस लायक बना देगा कि वो मर जाए। इसी स्टेप को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, मतलब मेकिंग माइक्रोब्स रेडी फॉर फाइगोसाइटोसिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, और ऐसे एंटीबॉडी को बोलते हैं ऑप्सोनेंस। तीसरा स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन। अब एंटीबॉडी बाइंड कर गया है, बाइंड करने के बाद दैट हैज़ मेड एंटीजन रेडी फॉर किलिंग, दैट वाज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। नाउ फाइगोसाइटिक सेल्स जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दे विल कम, ओके, एंड दे विल बाइंड टू द एंटीजन एल, ठीक है, उसके साथ बॉन्ड बना के। सो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। एंड नेक्स्ट इज लास्ट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब नाउ एंटीबॉडी जो है एंटीजन को मार देगा, किल कर देगा, किल बाई सिक्रेटिंग सम प्रोटीन्स और अटैचिंग इट विथ टी सेल्स एंड ऑल। तो जो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एंड देन लाइसिस। लाइसिस मतलब सिंपली पोर्स वगैरह क्रिएट करेगा बॉडी के, उसके अंदर पानी वगैरह घुसेगा, सेल बर्स्ट कर जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, दैट इज लाइसिस। ओके, so this is all about your antigen antibody reaction. In the next video we'll discuss about lymphoid organs and then we'll move on to addiction, drug addictions. That will be the last topic. लेकिन अभी इम्यून सिस्टम में भी बहुत कुछ बचा हुआ है। we'll talk about some disease, AIDS, SCID and all these things, HIV के बारे में। ठीक है, फिर I'll also tell some vaccination के बारे में भी बताऊँगा अभी। So let me close this video. Thank you.